हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 5 करेंगे जो कि है रिलेटेड टू क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 68 टू 72। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पर्पस ऑफ एवरी पेपर यू वांट टू क्रैक और समथिंग ना। सो यूजीसी नेट क्लैट जुडिशरी ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज मैं आपको ये चैप्टर करवाऊँगी। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी और अदर मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें आपको सारे केस लॉज भी करवा दूँगी और आपको थोड़ा समझा भी दूँगी, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं ये अज्यूम करूँगी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है। अगर आप एलएलबी पास कर चुके हैं तो और आपने रेगुलर क्लासेस ली हैं तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो इसलिए आप जब भी इस वीडियो को देखें उससे पहले आप थोड़ा अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, खुद सेल्फ रीडिंग करिए, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है। ओके, इस चैप्टर में कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एज ए चैप्टर्स इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। लाइक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो आप खुद इनको नहीं करते हैं, दो पार्टी आपस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो बाय लॉ बाय सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिससे आप ना चाहते हुए भी उस कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं लाइक नो वन इज़ अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। तो वो किस तरह से होते हैं, लाइक आपने किसी की कोई भी चीज़ यूज़ करी है विदाउट उसकी परमिशन, तो आपको उसे रीइम्बर्स करना होगा। अगर उसे कुछ लॉस हुआ है और आपको कुछ गेन हुआ है तो आपको उस व्यक्ति को, जिसकी भी आपने गुड्स को या सर्विसेज को लिया है या बाय मिस्टेक या कोवर्जन से कुछ किया है, तो आपको वो चीज़ रीइम्बर्स करनी होती है। तो दिस इज़ सम स्टेटमेंट्स, ये यूजीसी में काफ़ी आती है ये स्टेटमेंट्स। तो ये सेक्शन 70 से रिलेटेड है आपका, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट वेयर लॉ इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेज इट इज़ नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? तो यहाँ क्या है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है बट लॉ कुछ सिचुएशंस के अंदर लॉ आपको बाउंड करता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके हैं इनटू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब क्या है, अब आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो उसे हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वाजी का मतलब होता है सेमी, आधा। क्योंकि इसमें सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की। आपकी कंसेंट होनी ज़रूरी है, आपकी बोथ द पार्टी शुड बी मेजर कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज़ कॉम्पिटेंट नहीं हैं, जिसमें कंसेंट नहीं है दोनों पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को हो सकता है जानती भी ना हो, उस केसेस में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो होते हैं आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो हम डिटेल में थोड़ा आगे करेंगे। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स एमर्ज फ्रॉम द इनहैबिटेटस एजम्सिट। तो इसमें क्या होता है आपका, इसका जो मीनिंग है, जो अब इसका लिटरल मीनिंग है वो इनडेप्टेड और टू हैव अंडरटेकन ए डेट। कि अब क्या हुआ है, आपके ऊपर एक डेट आ चुका है, आपने अंडरटेकन हो गया है वो आपके लिए, क्योंकि वो आपने जानबूझ के नहीं किया है, बस वो हो गया है। वो किन कंडीशंस में है वो आपको चैप्टर 5 बताता है, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो कुछ सिचुएशंस होती हैं वेयर लॉ क्रिएट्स ऑब्लिगेशंस फॉर अ नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ये क्लैट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी कहीं बहुत जगह ये आ सकता है। ये दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज, ये आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बस इसमें कुछ वेरिएशंस के साथ ही आपको आ सकता है। तो कौन सी सिचुएशंस होती है इन केस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, कि आपने अनजस्टली किसी एनरिच हो गए, आपने किसी और की चीज़ों को यूज़ कर लिया, आपने उसकी चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया, कोई सर्विस ले ली, बट आपको वो अब रीइम्बर्स करना पड़ेगा। देन सेकंड इज़ क्रिएट्स लीगल सब्सटीट्यूट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट,
इसमें क्या होता है, हम कभी क्या करते हैं, लीगल सब्स्टिट्यूट्स ढूंढते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, कि जहाँ लॉ हमें अलाउ नहीं करता, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स फुलफिल ना होने पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाए। तो वो क्या होते हैं, लीगल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, लाइक माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, बट माइनर भी किन किन कंडीशंस में कर सकता है, तो दीज आर सम एक्सेप्शंस। सो एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ ए नॉन ग्रेचुटस एक्ट, लाइक कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रेचुटस का मतलब होता है फ्री में कुछ आपको कर दिया, बट सामने वाले की इंटेंशन नहीं थी फ्री में कुछ देने की, बट आपको लगा कि वो फ्री है, तो उन केसेस में भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। क्वांटम मैरिट प्रोपोर्शनल अर्निंग, ये भी एक सिचुएशन होती है। इसमें होता है दिस इज़ द मैक्सिम क्वांटम मैरिट, एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंडिविजुअली क्वेश्चन बहुत बनता है, ये बहुत पेपर्स में होता है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रोपोर्शनल अर्निंग, लाइक एज मच इज़ डिज़र्व। जो लिटरल मीनिंग है वो इज़ एज मच इज़ डिज़र्व। लाइक इसमें क्या होता है, कॉम्पनसेशन फॉर वर्क डन, लाइक अगर कोई काम कर दिया है किसी ने आपका, ऑलरेडी लेबर परफॉर्म हो चुकी है, तो वहाँ आपको अब कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा उसे। आपने कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप प्राइस फिक्स नहीं कर पाते पहले। सपोज़ किसी ने आपका, सपोज़ आप एक टैक्सी वाले हैं, आपका किसी ने आप बहुत कोई बीमार है, किसी को हार्ट अटैक आ गया और आपकी टैक्सी उसने बोरो की, बट टैक्सी इज़ नॉट फ्री बिकॉज वो आपका ऑक्यूपेशन है। बट जल्दी जल्दी में हसल में क्या हुआ, आपने कोई प्राइस फिक्स नहीं किया कि भाई मैं इतने लूँगा उसके लिए, बट आपने क्या है, आपने गुड फेथ में आपने उसकी हेल्प करी, बट अब सब कुछ हो गया, आपने उसको उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया है, उसकी तबीयत अब ठीक है, तो आप उससे क्लेम कर सकते हो कि दैट वाज नॉट फ्री सर्विस। तो वो उसको आप कॉम्पनसेट करना पड़ेगा आपको, उसका जो भी लेबर लगा है, उसमें जो भी वर्क डन हुआ है, उसको पे करना पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल अर्निंग, कि दोनों तरफ से जो भी एफर्ट्स लगे हैं, अब दोनों पार्टीज एक दूसरे को उसके लिए कॉम्पनसेट करेंगी। सो दिस इज़ द वन थिंग। द नेक्स्ट इज़, अब हम सेक्शंस पे आ जाते हैं। लाइक जो फर्स्ट सेक्शन है चैप्टर 5 का, दिस इज सेक्शन 68 विच टॉक्स अबाउट नेसेसरीज। तो ये एक कंडीशन, एक सर्कमस्टेंस हो सकता है जहाँ पे हम माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करते हैं। लाइक अगर माइनर किसी नेसेसरीज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, लॉ माइनर पे ये लाइबिलिटी एनफोर्स करता है कि अगर माइनर ने किसी से नेसेसरीज ली हैं तो उसके लिए माइनर इज़ बाउंड टू पे। इस नेसेसरीज हम किस किस को दे सकते हैं, लाइक ऐसा तो नहीं है कि किसी बच्चे को हमने गुड फेथ में उसकी हेल्प कर दी, उसके बाद वो बच्चा कह रहा है आई एम अ माइनर, आई एम नॉट लाइबल टू पे यू, तो दिस इज़ नॉट, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। सो दैट्स वाई लॉ कम इन टू द पिक्चर। जो भी माइनर होता है, ल्यूनेटिक होते हैं, एनी अ पर्सन विच इज़ नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केसेस में क्या होगा, क्या इन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अगर इनके लिए, इनके बिहाफ पे करने के लिए कुछ कोई नहीं है, तो अगर इनकी कोई हेल्प करता है, उनको नेसेसरीज प्रोवाइड कर देता है, तो उसके लिए लॉ आपको अलाउ करता है कि आपको रीइम्बर्समेंट मिलेगा उस चीज़ के लिए। सो दिस इज़ द सेक्शन 68 जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन लोगों के साथ नेसेसरीज़ के लिए, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म हो जाता है। तो इसकी इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 68 की, वो आप पढ़ लेना, रफ रीडिंग से आपको समझ में आ जाएगी। देन इसके दो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं विच इज़ पीटर्स वर्सेस फ्लेमिंग, 1840 का केस है। इसमें आपकी जो नेसेसरीज़ क्या होती हैं, आप पूरा सेक्शन नेसेसरीज़ पे बेस्ड है, तो नेसेसरीज़ होती क्या हैं उसको डिफ़ाइन किया गया है। देन द सेकंड केस इज़ नाश वर्सेस इनमम 1908, जिसमें लाइबिलिटी ऑफ माइनर को डिस्क्राइब किया गया है कि माइनर कब कब लाइबल हो सकता है, किन किन केसेस में। तो गुड्स वर नॉट नेसेसरी, अगर कोई गुड्स लेके जाता है रैंडमली, कोई भी गुड्स उठा के ले गया है बच्चा, अगर कि भाई मेरे को ये दे दो, मैं आपको पे कर दूंगा बाद में, या ऐसा, तो दीज आर नॉट नेसेसरीज, उसके लिए माइनर लाइबल नहीं है। नेसेसरीज़ क्या होती हैं, स्पेशली नेसेसरीज होती हैं आपकी जो आपको लाइफ सपोर्ट करे। एक चिल्ड्रन है, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, उसे कपड़े पहनने के लिए चाहिए, उसके पास नहीं है, तो उस केस में माइनर लाइबल हो सकता है।
टू रीइम्बर्स द पर्सन जो उसको नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहा है। बट आज की डेट में ये डेफिनेशन थोड़ी और चेंज हो चुकी है, क्योंकि नाउ एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। उसको एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, उसको हेल्थ इज़ ऑल्सो बेस। पहले क्या होता था, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ें जो देखी जाती थी, बट नाउ एजुकेशन, हेल्थ, दीज और ऑल्सो मेन इंपॉर्टेंट। जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आपकी क्या है, धीरे धीरे नेसेसरीज में ऐड होती जा रही हैं। तो ये भी केसेस के थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। आप इसमें और इलेबरेटली पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट दिस इज़ इनफ। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि माइनर माइनर कब लायबल होगा, क्या क्या नेसेसरीज होंगी, और कब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है माइनर और किसी अदर पर्सन के बीच में। तो कंसेंट, तो यहाँ माइनर की कंसेंट देखी जाएगी टू सप्लाई नेसेसरीज। अगर माइनर ने कंसेंट दिया था वो नेसेसरी सप्लाई करने के लिए, तो माइनर को लायबल किया जा सकता है। एंड माइनर इज केपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज। सो नेसेसरी, जहाँ नेसेसरीज वर्ड आ गया वहाँ माइनर क्या है, केपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज। यहाँ इस केस में वॉइड नहीं होगा। अगर नेसेसरीज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा, वो वैलिड रहेगा बिल्कुल। तो माइनर हैज़ टू पे एन एग्रीड प्राइस। इस केस में क्या होगा, माइनर ये नहीं कह सकता कि आई एम अ माइनर एंड माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, आई एम नॉट लायबल टू पे यू। तो माइनर ऐसा नहीं कह सकता। जो भी एग्रीड प्राइस था वो माइनर को देना होगा। लेकिन फिर भी अगर केस कोर्ट में पहुंच जाता है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो एक रीजन जहाँ पे अगर जो प्राइस था वो एग्रीड नहीं था या कोई फिक्स प्राइस नहीं था, उस केस में एक रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा माइनर को। देन द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट वॉइड। तो शैल नॉट वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा इफ़ मेड फॉर माइनर्स बेनिफिट। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो माइनर के बेनिफिट के लिए हुआ है, तो माइनर उसे एनफोर्स करा सकता है। सो दीज आर some circumstances in which minor's agreement is not void. सपोज इसमें मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे देती हूँ, हालांकि जो इसकी इलस्ट्रेशंस हैं आप वो खुद से भी पढ़ना। लाइक एक पुअर माइनर है, बहुत गरीब है वो, और उसको किसी ने बताया, कोई नया नया लॉयर बना था, उसको किसी ने बताया कि भाई यू आर बिलो 7, तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, नॉट बिलो 7, बिलो 18। दैट वॉज अनदर सिचुएशन। आप बिलो 18 हो, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, दैट वॉज वॉइड और आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। तो अब वो गरीब बच्चा बेचारा क्या करता है, एक ब्रेड लॉफ परचेज करने का एग्रीमेंट कर लेता है, एक कार परचेज करने का एग्रीमेंट कर लेता है। अब इस केस में क्या होगा, ब्रेड लॉफ इज़ नेसेसरी फॉर हिम, क्योंकि गरीब बच्चा है भाई, उसको भूख तो लगेगी, खाना वो खा सकता है, हो सकता है उसके पास खाने के लिए ना हो। फिर वो मज़े मज़े में सोचता है कि भाई कार भी खरीद लेते हैं, अगर किसी वकील साहब ने बताया चलो कार भी खरीद लेते हैं, आई एम नॉट लायबल। इस केस में क्या होगा कि जो उसके पेरेंट्स होंगे उस माइनर के, वो ब्रेड लोफ के लिए लायबल रहेंगे, उन्हें पे करना पड़ेगा। ये यूजीसी का क्वेश्चन है, ये मैं खुद से नहीं बना के बता रही हूँ, यूजीसी का क्वेश्चन है। तो उसमें आया था कि अगर उस बच्चे के पेरेंट्स को लायबल किया जाएगा तो किस चीज़ के लिए लायबिलिटी बनेगी। तो उसमें था कि ब्रेड लोफ के लिए पेरेंट्स लायबल हैं, उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा, बट कार के लिए वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि दैट वॉज नॉट ए नेसेसरी फॉर दैट किड। सो ओके, so the next section is section 67, which talks about like reimbursement of a person paying money due by another in payment of which he is interested. अब इसको कैसे समझेंगे थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा ट्रिकी रहता है ये समझने में। लाइक एक ए है, उसके पास एक हाउस है और वो उसने बी को रेंट पे दे दिया। बी ने उसे जनवरी से रेंट पे लिया, और जो ए था वो उसका जो नवंबर और दिसंबर का पिछले साल का जो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो नहीं दिया उसने। बट बी जो है वो जनवरी से रहने लगा है, तो बी तो जनवरी से ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेगा, बट नवंबर और दिसंबर का भी पेंडिंग चल रहा है। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आते हैं और बी को कहते हैं कि हम आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट करने वाले हैं, क्योंकि आपका 3 महीने से बिल पे नहीं किया है आपने।
इलेक्ट्रिसिटी का आप बिल पे नहीं कर रहे हैं। अब ये बेचारा तो रेंट पे रह रहा है, अब ये तो नहीं चाहता कि इसका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट हो, तो ये क्या करता है, गुड फेथ में बोलता है कि चलो मैं नवंबर और दिसंबर का भी पे कर देता हूँ, जनवरी का, तीनों मंथ्स का साथ में कर देता हूँ। सो अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स तो खुश है, उनका तो आ गया। बट अब क्या होगा, सेक्शन 69 यही बात करता है कि अब जो ए है, ए इज़ लायबल टू पे बी, उसको अपनी लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी टूवर्ड्स बी। नवंबर और दिसंबर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बी ने पे किया था वो अब ए को, बी को देना होगा। तो सेक्शन 69 बी को लायबल कर, ए को लायबल करता है। सो इसमें एक केस भी है, गोविंद राम सक्सेरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गोंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और इसमें था कि अगर गलती से किसी ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, अगर गलती से किसी ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है टैक्स डिपार्टमेंट को, तो टैक्स डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी है कि अब वो उसको रीएम्बर्स करेंगे जितना भी उसने एक्स्ट्रा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा गलती से पे कर दिया तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके ही बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो उसको पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज सेक्शन 70। सेक्शन 70 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपको यूजीसी का देना हो, क्लैट का देना हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुटस एक्ट, ऐसा कोई एक्ट था जो कि फ्री नहीं था, जो कि सामने वाला जब आपको दे रहा था या नहीं भी दे रहा था, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि कोई फ्री नहीं थी कोई चीज़ और आपने यूज़ कर ली, तो आपको क्या होगा, उसको, उस जिसकी वो चीज़ थी वो उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो सेक्शन 70 में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इसको यही कह चाहिए कि आप अनजस्टली एनरिच नहीं हो सकते, आप रिच नहीं हो सकते अनजस्टली, ये डॉक्ट्रिन कहती है। तो इसमें लॉर्ड मैन्सफील्ड, ये इन्होंने क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर बेस्ड ऑन द अनजस्ट एनरिचमेंट। तो जो क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं वो ऑब्लिगेशंस कहाँ से आती हैं हमारे पास, क्योंकि क्या हो रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्या हो रहा है, कोई बंदा, कोई पर्सन अनजस्टली एनरिच हो रहा है, तो अब लॉ तो ये होने नहीं देगा, क्योंकि अगर कोई अनजस्टली एनरिच हो रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी पे, जिसकी गुड्स पे, जिसके एक्ट पे वो एनरिच हो रहा है, तो सामने वाला पागल थोड़ी ना है उसके लिए, जो फ्री में अपनी चीज़ें यूज़ कराते रहेंगे, अपना उन्हें सर्विस देते रहेंगे फ्री में, ऐसा नहीं होता। तो लॉर्ड मार्चफील्ड ने ये बताया था कि अनरिच जो क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं वो अनजस्ट एनरिचमेंट पे क्या होती हैं, बेस्ड होती हैं। तो ये जो लॉर्ड मैन्सफील्ड ने ये जो कहा था, ये मॉसेस वर्सेस मैकफर्लन केस में इस चीज़ को कहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस है, आप इसे ज़रूर याद रखें, बहुत जगह मैंने इसको देखा है, ये आया हुआ है बहुत जगह पे, रिपीटेड क्वेश्चंस पे मैंने बहुत देखा है इसको। फिर जो सेक्शन 70 है उसका इंटरप्रिटेशन हमारी जो जुडिशरी ने किया था वो कौन से केस में किया था, ये जुडिशरी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका इंटरप्रिटेशन जो किया गया था वो किया गया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बी के मॉडल। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जब कुछ लॉज होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, जो एक उनकी क्योंकि उनके बहुत अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, तो फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि भाई कौन सा मीनिंग उसका सही है, उसको हम किस तरह से समझेंगे, तो तब उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है बाय द जुडिशरी। तो वो कौन से केस में हुआ था, वो हुआ था आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बी के मॉन्डल एंड सन्स, जो कि 1962 का केस है। ये भी इम्पॉर्टेंट केस है, ये जुडिशरी में आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखना। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 71। ये बहुत छोटा सा है आपके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है सेक्शन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, इसमें बताया गया कि अगर कोई चीज़ पाई जाती है किसी को, तो फाइंडर की क्या लाइबिलिटी बनेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ बेली। बेली कौन होता है, जिसके पास कोई गुड्स होती है, जो गुड्स को रिसीव करता है। तो आप ये बेलमेंट में आपने पढ़ा होगा कि बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो आप वीडियो के पहले इसको ज़रूर पढ़ लेना, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एज ए बेली। डायरेक्ट सिर्फ यही एक क्वेश्चन इससे बनता है, बहुत बार बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो भी जितना भी है सेक्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एज ए बेली। लाइक फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या होता है, सपोज आप
मार्केट में थे, आपने देखा कोई आपके पास से निकला और उसका पर्स गिर गया, और आप क्या करोगे उसे देख के? आप उसका पर्स उठा लोगे सबसे पहले। तो द मोमेंट यू पिक दैट पर्स ना, यू टुक द लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने पर्स नहीं उठाया, आपने क्या उठा लिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। अब उसको, उस बैग को रिटर्न करने की लाइबिलिटी आपकी है। उसको फाइंड करने की, उस तक पहुंचाने की। अब कैसे पहुंचाएंगे, उसमें आपका कितना एक्सपेंस लग सकता है, क्या नहीं लग सकता, आपको वो भी रीइम्बर्स हो जाता है, वो बात की बातें हैं। बट आपकी लाइबिलिटी वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि अब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको उस बंदे को फाइंड करना है और आपको उसको रिटर्न करना है। आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी एज अ बेली। ओके, द नेक्स्ट इज सेक्शन 72। अगर किसी के पास कोई चीज़ आ जाती है बाय मिस्टेक या बाय कोर्जन, बाय कोर्जन मतलब कोई ज़बरदस्ती ले लेता है, या फिर कोई बाय मिस्टेक, सपोज आप एक शॉपकीपर हैं, केमिस्ट की शॉप है आपकी, आपके पास कोई कॉस्मेटिक्स लेने आता है, और वो जो आपका कस्टमर है वो बाय मिस्टेक अपना वेजिटेबल्स का बैग आपकी शॉप पे छोड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब वो छोड़ गया तो वो आपका हो गया, आपकी शॉप पे छोड़ गया तो वो वेजिटेबल्स हमने घर जाके बना लिया, ऐसा नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा कि वो बंदा आए। तो बाय मिस्टेक वो आपके पास छोड़ गया है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने उसको यूज़ कर भी लिया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने पैसों की वो उसकी वेजिटेबल्स थी, आप उसे उतने पैसे वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। तो एनीथिंग इज़ डिलीवर्ड, तो कुछ भी डिलीवर किया गया है और मनी इज़ पेड या फिर पैसे दिए गए हैं, शैल बी रिपेड, आपको वापस करने ही पड़ेंगे। अगर आपने कहीं से लिए हैं या आपने किसी को गलती से दे दी तो वो आपको वापस करेगा। तो इसमें केस है STO वर्सेस कन्हैया लाल मुकुंदलाल शराफ, ये भी इम्पॉर्टेंट केस है, इसके फैक्ट्स आप पढ़ लेना। क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कई बार होता है बच्चों को केसेस याद नहीं रहते, तो उसका क्या करना है, आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं उसके। अगर आपने एक दो बार उसके फैक्ट्स पढ़ लिए ना, तो आपको वो केस याद हो जाता है, आपको केस का नाम याद आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपको पेपर में जो आपके पेपर होते हैं, लाइक उसमें MCQs वाले पेपर्स होते हैं, उसमें आपको फैक्ट्स तो जो MCQ वाले होते हैं उसमें आपको फैक्ट्स नहीं पूछे जाते, बट आपको फैक्ट्स पता होंगे तो आपको वो याद रहेगा। कई बार आ जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है, तो इतना तो आप करके जाते हो, बट आप फैक्ट्स उसके पढ़ोगे, उसकी थोड़ी समरी पढ़ लोगे इस केस की, तो वो आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो इस चैप्टर में जो भी इलस्ट्रेशंस हैं, ऑल इलस्ट्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आप इन्हें ज़रूर ही करके जाना, ठीक है। अगेन मैं बता देती हूँ, मेरी मेल ID है legalknowledge35@gmail.com। तो इस पे आप कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट कर सकते हो, या आपको कुछ नोट्स चाहिए, कुछ और पर्सनल आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हो। इस मेल ID पे मैं आपको विद इन अ डे आपको रिप्लाई करूँगी इस पे, डोंट वरी। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई और टॉपिक या कोई और चैप्टर समझना है, आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए, या फिर आप मुझे यहाँ मेल कर सकते हैं। कुछ नोट्स की ज़रूरत है आपको तो उसके लिए भी आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।